नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम क्लासेस बारे में आप सभी का स्वागत है। हमने बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे थे और फोटोसिंथेसिस अपन ने पढ़ लिया था, जो कि 11, 12 एंड बीएससी में बॉटनी फाइनल ईयर का जो एक टॉपिक है, इसके बारे में अपन ने बेटा बात कर ली थी। और इसके बाद आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की प्लांट रेस्पिरेशन, यानी कि पादपों में श्वसन की प्रक्रिया की बेटा अपन बात करेंगे। पादपों में श्वसन की प्रक्रिया की बात करें बेटा, तो जो श्वसन होती है, यह श्वसन सामान्यतः सभी जीवों में या जितने भी सजीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक मुख्य प्रक्रिया होती है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत पादप जो रहते हैं और जो अन्य जीव रहते हैं, वो जीव क्या करते हैं बेटा, जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है बेटा, यानी कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को उनके सरल अणुओं में बदला जाता है और सरल अणुओं में बदलने के बाद में उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है और ऊर्जा अणुओं का निर्माण किया जाता है। तो ऊर्जा अणुओं का जो निर्माण होगा वो एटीपी के रूप में होता है। तो अपन यहाँ पे बात करें बेटा रेस्पिरेशन या श्वसन की, तो श्वसन जो होता है बेटा, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है तथा उन्हें सरल पदार्थों में बदला जाता है। और इसी के रूप में यहां पर इसी प्रक्रिया के अंतर्गत एटीपी के रूप में, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, उस एटीपी के रूप में ऊर्जा अणुओं का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है बेटा, अपने पास में रेस्पिरेशन कहलाती है। तो रेस्पिरेशन या श्वसन की बात करें बेटा अपन, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना तथा उनसे ऊर्जा एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा अणुओं का जो निर्माण किया जाता है, उसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं बेटा, श्वसन बोलते हैं। और जो श्वसन होती है एक कैटाबोलिक रिएक्शन होती है, जिसके अंतर्गत एटीपी के रूप में ऊर्जा अणुओं का निर्माण होता है। इसी रेस्पिरेशन के अंतर्गत बेटा ये बताया गया कि जो श्वसन की जो क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया सामान्यतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन ये जो श्वसन की जो क्रिया होती है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। इसी आधार पर श्वसन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन-कौन से हैं बेटा, यानी कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। एक तो होती है बेटा ऑक्सीश्वसन और एक होती है अनॉक्सीश्वसन व अनॉक्सीश्वसन। ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन की बात करें बेटा, तो ऑक्सी श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है श्वसन की, यानी कि जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों से जो सरल पदार्थों का जो निर्माण किया जा रहा है, वो निर्माण की जो प्रक्रिया हो, यदि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न हो, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी बेटा, ऑक्सीश्वसन कहलाएगी। और यदि अपन बात करें कि जो श्वसन की प्रक्रिया या जटिल कार्बनिक पदार्थों के जो निर्माण की, जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों की जो निर्माण की जो प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न हो, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा, यह प्रक्रिया कहलाती है अपने पास में अनॉक्सीश्वसन। तो बेटा ऑक्सी और अनॉक्सीश्वसन की यहां पर अपन बात करेंगे, लेकिन इन ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन की जो प्रक्रिया होती है, उस ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत तो लगभग 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है और जो अनॉक्सीश्वसन की जो प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा लगभग 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो लगभग दोनों की प्रक्रिया में मिला के टोटल 34 और सामान्यतः 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होगा। वो प्रक्रिया अपन बाद में बात करेंगे बेटा इसके बारे में कि किस प्रकार से एटीपी अणुओं का श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्माण होता है। इसके बाद बात करेंगे बेटा अपन ऑक्सीश्वसन की। तो ऑक्सीश्वसन की सामान्यतः यदि अपन बात करें, तो ऑक्सीश्वसन की जो प्रक्रिया होती है, इस ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न जो चक्र है वो चक्र काम में लिए जाते हैं। और ये जो चक्र होते हैं,
इन चक्रों का उपयोग ही किया जाता है ऑक्सीजोशन के अंतर्गत। ये चक्र कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है फर्स्ट नंबर अपने पास में, यानी कि अपन इसके अंतर्गत डाइऑक्सो कार्बोक्सिलेट साइकिल की, क्रेब्स साइकिल की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम की, और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस परिपथ की या ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की अपन बात करेंगे। तो इसके जो निम्न चक्र होते हैं, उन निम्न चक्रों के अंतर्गत फर्स्ट नंबर जो चक्र होता है वो होता है बेटा ग्लाइकोलाइसिस, जिसको ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के नाम से भी अपन जानते हैं। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है, फर्स्ट नंबर अपन इस पाथवे की बात करेंगे। इसके अलावा अन्य भी इसके ऑक्सीजोशन के अंतर्गत काम में आने वाले अन्य भी चक्र होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है। ठीक है बेटा, ये सब की बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की या ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की। तो जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो होता है बेटा, ये ऑक्सीजोशन और अनऑक्सीजोशन दोनों की प्रक्रियाओं में भाग लेता है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 2 अणु पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है। 2 अणु पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है। कितने अणु बनेंगे बेटा? पाइरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण होता है। तो शोषण की प्रक्रिया और अनॉक्सी शोषण की प्रक्रिया, यानी ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों शोषण की प्रक्रिया में ये जो ग्लाइकोलाइसिस परिपथ होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है बेटा? पाइरुविक एसिड का निर्माण किया जाता है। और पाइरुविक एसिड के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो निम्न चरणों में संपन्न होती है। इन चरणों की अपन बात करेंगे। लेकिन एक चीज और बेटा, इस ग्लाइकोलाइसिस परिपथ को सबसे पहले 3 वैज्ञानिकों ने समझाया था, जिनका नाम था एमडेन, मैनहाफ एंड पार्नास। और इन्हीं 3 साइंटिस्टों के नाम के आधार पर ही इस पाथवे का नाम ईएमपी पाथवे रखा गया। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो परिपथ होता है, इस ग्लाइकोलाइसिस परिपथ को ईएमपी पाथवे के नाम से भी हम जानते हैं। इस ईएमपी पाथवे की बात करें बेटा, तो ये ऑक्सी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों ही शोषण की प्रक्रिया में एक कॉमन पाथवे होता है। इस वजह से, मतलब कि दोनों की प्रक्रियाओं में भाग लेता है, इस वजह से इस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को या ईएमपी पाथवे को अपन कॉमन पाथवे ही बोलते हैं। कॉमन पाथवे के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो अपन इस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की बात करेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंतर्गत होता क्या है? सबसे पहले बेटा जो ग्लूकोज होता है, कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थों की यदि अपन बात करें तो कार्बनिक पदार्थों के रूप में इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जो ग्लूकोज होता है, उसी ग्लूकोज के अपघटन से या वो निम्न चरणों में परिवर्तित होता रहता है। उसी प्रकार से एक ग्लूकोज के अणु से लगभग 2 पाइरुविक एसिड यानी कि सरल अणुओं का निर्माण हो जाता है। यही प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहलाती है, जो कि इस प्रकार से संपन्न होती है। देखिएगा बेटा कि सबसे पहले होता क्या है बेटा कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंतर्गत जो ग्लूकोज का ये जो एक अणु रहता है, ये ग्लूकोज का एक अणु एटीपी से एडीपी में चेंज होता है, और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण करेगा बेटा? कि ग्लूकोज जो होता है, इस ग्लूकोज का जब अपघटन होगा तो अपचयन जो होगा, उसके अंतर्गत हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण हो जाता है। और जब ग्लूकोज 6 फास्फेट निर्मित हो जाता है, तो ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है, यह हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। और फ्रक्टोज जो 6 फास्फेट जो बनता है, यह भी क्या करता है बेटा? फास्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण कर लेगा। यानी कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो रहेगा, ये जैसे ही बनेगा तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है, और ये एक्टिव होने के बाद में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से बेटा जैसे ही फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है, तो ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होता है, वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड PGAL यानी कि 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणुओं का निर्माण करेगा। और ये जो 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो होता है, ये आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इनमें समावेशीकरण की क्रिया होती है यहाँ पर। तो 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो रहता है बेटा, ये 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट में DHAP, इसकी अपन ने पहले भी बात कर ली थी, ये किसमें? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का फोस्फेट रहता है बेटा, ये पुनः अपने समय में फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये
इस 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का जो एक अणु देता है बेटा वो फास्फोरिक अम्ल से क्रिया करता है, यानी कि फास्फोरिक जो अम्ल देता है H3PO4, इस फास्फोरिक अम्ल से ये क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद में क्या बनाता है 1,3-डाइफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। यानी कि जो 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड था बेटा, ये 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड किसके साथ क्रिया कर रहा है H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड के साथ क्रिया करता है और फास्फोरिक एसिड के साथ क्रिया करने के बाद में ये 1,3-डाइफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण कर लेगा। जैसे ही 1,3-डाइफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण होता है तो ये क्या करता है बेटा 2 NAD से 2 NADH2 का निर्माण करता है, यानी कि यहां पर ऊर्जा अणुओं के रूप में 2 NADH2 अणुओं का निर्माण होता है। जब 2 NADH2 का निर्माण हो जाता है तो उसी दौरान क्या होता है बेटा कि ये जो 1,3-डाइफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो होता है ये फास्फोग्लिसरोहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरोहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेगा 1,3-डाई-PGA यानी कि 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण कर लेगा। अब जैसे ही क्या हुआ बेटा कि 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है उसी वक्त क्या होता है बेटा कि 2 ATP अणुओं का और निर्माण होता है, यानी कि ये 2 ADP अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से 2 ATP अणु यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के ये 2 अणुओं का निर्माण करता है। जैसे ही 2 ATP अणु निर्मित होते हैं ये जो 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है ये 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के अणुओं का निर्माण करेगा, यानी कि 1,3-डाई-PGA परिवर्तित हो जाएगा बेटा किसमें 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में। तो ये जो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड के जो अणु बनते हैं बेटा ये आगे कैसे क्रिया करते हैं, यहां देखिएगा आप कि जो अपने पास में यहां पर बना है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड के अणुओं का निर्माण हुआ है। ये फास्फोग्लिसरिक एसिड जो रहता है ये फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में कौन सा एंजाइम फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 अणु फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है और ये जो 2 अणु फास्फोग्लिसरिक एसिड के जो रहते हैं ये 2 अणु फास्फोग्लिसरिक एसिड के जो रहते हैं ये 2 अणु ही क्या करते हैं बेटा ये 2 अणु इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में कौन सा एंजाइम इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 अणु फास्फोइनोल पाइरुवेट के बनाते हैं PEP। कितने अणु बेटा 2 फास्फोइनोल पाइरुवेट का ये निर्माण करेंगे और ये जो 2 फास्फोइनोल जो पाइरुवेट रहता है ये फास्फोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है बेटा पाइरुविक एसिड में। तो जो 2 अणु फास्फोइनोल पाइरुवेट के रहते हैं ये किसका 2 अणु पाइरुविक एसिड का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि एक ग्लूकोज के अणु से सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में पाइरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया कहलाती है अपने पास में बेटा ऑक्सीशोषण के अंतर्गत, और ये ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज से 2 पाइरुविक एसिड का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से बेटा यहां पर जैसे ही 2 फास्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है उस दौरान में 2 ATP अणुओं का आपको लाभ होता है। यानी कि अपन बात करें बेटा कि इस ग्लाइकोलाइसिस संपूर्ण पाथवे में कितने ATP अणु बनेंगे टोटल, यानी कि इस संपूर्ण ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में 2 ATP अणु 2 NADH2 अणुओं का निर्माण तो यहां पर हो रहा है, 2 ATP अणु का निर्माण यहां पर हो रहा है और 2 ATP अणु का निर्माण यहां पर हो रहा है। लेकिन इस संपूर्ण प्रक्रिया में यदि अपन बात करें तो अपन को पता है जैसे कि एक NADH2 में कितने ATP अणु होते हैं बेटा 3 ATP अणु होते हैं। कितने ATP अणु 3 ATP अणु होते हैं। तो यहां पर तो कितने ATP अणु कितने NADH2 अणु बन रहे हैं, यहां पर बन रहे हैं 2 NADH2 अणु, यानी कि 2 NADH2 अणु में कितने ATP अणुओं का निर्माण होगा तो यहां पर 6 ATP अणुओं का निर्माण होगा और 6 ATP अणुओं का निर्माण होगा। अब अपन बात करते हैं बेटा कि 2 ATP अणु यहां पर बन रहे हैं प्लस 2 ATP अणु यहां पर बन गए प्लस 2 ATP अणु यहां पर बन गए, 2
2 एटीपी अणु यहां पर बन गए। तो मतलब कितने एटीपी अणु हो गए बेटा? टोटल 10 एटीपी अणु हो गए। कितने? 10 एटीपी अणु हो चुके हैं। लेकिन इनमें से जो 2 एटीपी अणु जो रहते हैं, ये 2 एटीपी अणु का उपयोग जो रहता है इस ग्लाइकोलाइसिस परिपथ को संपन्न कराने के लिए कर लिया जाता है। अर्थात यहां पर जो शुद्ध लाभ होता है, ये 2 एटीपी अणु का उपयोग यहां पर ग्लाइकोलाइसिस परिपथ में कर लिया जाता है। अतः जो शुद्ध लाभ होता है वो शुद्ध लाभ कितने एटीपी अणु का होता है बेटा? वो शुद्ध लाभ टोटल, या अपन इनमें से -2 एटीपी अणु करते हैं, तो जो शुद्ध लाभ होता है वो टोटल कितने एटीपी अणु का होता है बेटा? 8 एटीपी अणु का होता है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस परिपथ के अंतर्गत जो एटीपी अणु बनते हैं, क्योंकि अपन ने श्वसन की परिभाषा पढ़ी थी कि श्वसन की परिभाषा में क्या था बेटा कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जिसके दौरान एटीपी अणुओं का भी निर्माण होता है। तो यहां पर जो एटीपी अणु बनते हैं, वैसे तो 10 एटीपी अणु बनते हैं, लेकिन अपन बात करें कि 2 एटीपी अणुओं का यहां पर उपयोग कर लिया जाता है। इस वजह से शुद्ध लाभ जो होता है वो केवल और केवल 8 एटीपी अणुओं का होता है। इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस परिपथ संपन्न होता है बेटा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखिएगा बेटा कि ग्लूकोज जो रहता है, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करेगा बेटा? ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण करेगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट का निर्माण कर लेगा। फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करेगा और एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये फास्फोग्लिसरेडिएट का निर्माण कर लेगा। 3 फास्फोग्लिसरेडिएट जो रहेगा ये DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट यानी कि अपने समावेशी में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद इसका एक अणु फास्फोरिक अम्ल से क्रिया करके 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेडिएट का निर्माण करेगा और यहां पर 2 NADH2 अणुओं का निर्माण होगा। उसके बाद फास्फोग्लिसरोहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होगा, जो फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण कर लेगा और यहां पर भी 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होगा। इसके बाद बात करें बेटा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो रहता है फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करेगा। इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 अणु फास्फोइनोल पाइरुवेट के बनेंगे और ये जो फास्फोइनोल पाइरुवेट रहता है ये भी 2 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है और 2 अणु किसके? पाइरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से बेटा ये ग्लाइकोलाइसिस परिपथ संपन्न होता है। तो अपन ने बेटा बात करी रेस्पिरेशन चैप्टर की। तो प्लांट रेस्पिरेशन में हमने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आज पढ़ा है श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार। इसके अलावा बेटा हमने पढ़ा है कि जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो ग्लाइकोलाइसिस परिपथ के अंतर्गत संपन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप साइकिल पढ़ेंगे अपन पार्ट सेकंड में। तो अगली पार्ट सेकंड की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।